हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जिसकी की परीक्षा 16/10/2018 को हुई थी, उसकी आज कंप्यूटर के बाकी बचे 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम इसके बाकी बचे 25 क्वेश्चन करके इसके पूरे 50 प्रश्न समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, मध्यवर्ती परिणामों के लिए डैश द्वारा अस्थायी रूप से डेटा रखा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम में एक एक्यूमुलेटर होता है जो टेम्परेरी डेटा होता है किसी भी एक प्रॉब्लम का। जैसे कि लेट सपोज, अगर आपने मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे कि 4 × 3 - 2 × 5 + 7 - 3 × 4 + 6, इस तरह करके कोई मान लीजिए एक इक्वेशन सा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, तो इनका जो डेटा है वो टेम्परेरीली एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। उसके बाद ये सब सॉल्व होंगे तो फिर वापस से एक्यूमुलेटर से फेच होके डेटा को आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम मतलब ये जो टेम्परेरी स्टोरेज वाला काम है किसी भी प्रोग्राम में, वो एक्यूमुलेटर करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 27 कह रहा है, सीएडी का पूर्ण क्या होता है। सीएडी एक तरह का डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप मशीनों के पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स, ये सारी चीज़ों को बनाया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसे कहते हैं। अगर आपने कभी टार्जन द वंडर कार देखी होगी, तो उस मूवी में अगर आपने देखा होगा, जो अजय देवगन जो एक अपनी गाड़ी का मॉडल दिखाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के जरिए ही दिखाता है, कैड। और क्वेश्चन 28 कह रहा है, कंट्रोल ई इंसर्शन पॉइंट को स्क्रीन के डैश में ले जाता है। इंसर्शन पॉइंट मतलब ये जो ब्लिंकिंग डॉट होता है उसे हम कहते हैं। अब मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था, अगर हम कंट्रोल+R दबाते हैं तो हम राइट में चले जाएंगे, एल दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे, जे दबाएंगे तो हम जस्टिफाइड में चले जाएंगे, और ई दबाएंगे तो हम आ जाएंगे सेंटर में। तो इसीलिए केंद्र पर, सेंटर में हम आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1। ये सब वेरियस टाइप के अलाइनमेंट्स हैं। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि आप जब वर्ड पे लिखेंगे तो वो लेफ्ट से लिखेंगे, राइट से लिखेंगे, सेंटर से लिखेंगे, या आपने जो सारा कुछ लिखा है वो एकदम एक जस्टिफाइड फॉर्म में हो जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट से बराबर ही रहेगा। कोई भी ऐसा लेटर जैसे आप लिख रहे हैं, ये सब के सब ये एक बराबर लाइन में रहेंगे। ऐसा नहीं कोई इतना सा लिखा हुआ है, फिर कोई इतना लिखा हुआ है, फिर कोई इतना बड़ा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। जस्टिफाइड में सारी बराबर लाइनें रहती हैं, और ज़्यादातर इसे प्रेफर भी किया जाता है बड़े डॉक्यूमेंट्स में। क्वेश्चन 29, कर्सर को डैश भी कहा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाले ही पॉइंट में लिखा हुआ है इंसर्शन पॉइंट को स्क्रीन के, इंसर्शन पॉइंट लिखा हुआ है, इससे पता चलता है हमें कर्सर को इंसर्शन पॉइंट भी कहा जाता है। मतलब जहाँ से आप ये जो ब्लिंकिंग डॉट होता है, जहाँ से कोई भी चीज़ इंसर्ट होगी, जैसे कीबोर्ड लिखेंगे कीबोर्ड में, तो कहाँ लिखी जाएगी, वो इंसर्शन पॉइंट के जरिए उस जगह पर लिखी जाएगी, तो उस टाइम हमारा कर्सर इंसर्शन पॉइंट बन जाता है। क्वेश्चन 30 कह रहा है, जीयूआई का पूर्ण होता है। जीयूआई जो होता है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें होता क्या है, टिपिकली जो आप कंप्यूटर में वेरियस चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे आइकन्स को देख पाते हैं, और जो आप मतलब आइकन्स और सारा कुछ जो ग्राफिकल वे में देख पाते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन, कट करने का बटन, बैक करने का बटन, ये सारा का सारा एक तरह का ग्राफिक्स है जो कि आपको हेल्प करता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। पुराने टाइम में जब एम एस डॉस हुआ करता था तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस नहीं था, उसमें बस आपको कीबोर्ड मिलता था और बस हमें बस टाइप 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 करना होता था। तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, वो भी एक तरह का यूज़र इंटरफेस था लेकिन वो ग्राफिकल नहीं था। आज के टाइम में हम जो देखते हैं जिसमें आप पूरा कुछ मतलब सब कुछ इजीली समझ में आता है, वो ग्राफिक्स की वजह से हुआ। तो ये एम एस, और जैसे जैसे आप वर्जन में आगे बढ़ेंगे, जैसे अगर आपने कभी एम एस एक्सपी देखा होगा, और आप आज एम एस विंडोज़ 11 देखिए, आपको ग्राफिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। तो समय के साथ ग्राफिक्स इम्प्रूव होते हैं जिससे कि एक आदमी की यूजेबिलिटी किसी सिस्टम के लिए ईजी हो जाती है। तो इसीलिए हमारा आंसर था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड। तो जैसे कि ए, बी, सी, डी, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी तो ये क्या होगी, इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा C5। ऐसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी तो ये हो जाएगा B और 4, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है, तो ये हो जाएगा B4। इन्हीं को हम सेल एड्रेसेस कहते हैं। तो इसी किसी भी सेल की जो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि आपके स्कूल में आपका एक यूनिक रोल नंबर हुआ करता था, उसी को हम सेल एड्रेस कहते हैं।
ऐसे ही जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा जो सिर्फ आपका होगा। वैसे ही एक्सेल में हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कि हम सेल एड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 32, अब ये थोड़ा सा डीबीएमएस का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फील्ड वैल्यूज इनटू द लोकेशन एड्रेस बाय द यूज ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। तो ये एक हैशिंग मेथड होता है जिससे कि डेटा को कुछ चंक्स में बांट देते हैं, जिससे कि ये मतलब इंडेक्स करके लाइन बाय लाइन ना खोजते हुए कुछ चंक्स में बांट के डेटा को खोजना ईजी हो जाता है। आप इस तरह से समझिए। वैसे हैशिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप इसको ज़रूर नेट पे सर्च करके इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन कुल मिला के शॉर्ट फॉर्म में ये है, मतलब कि डेटा को चंक्स में बांट देते हैं जिससे कि हम किसी स्पेसिफिक डेटा को सर्च करें तो वो तेज़ी से सर्च हो सके। इंडेक्सिंग में उसमें कम रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक पूर्ण सोर्स प्रोग्राम को किसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में डैश की सहायता से अनुवादित किया जाता है। मतलब कि आपने जो पूरा सी पे पूरा कोड लिखा है अपना, तो उस पूरे कोड को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, इस पूरे कोड को जीरोस और वंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ पाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरह एक इंटरप्रीटर भी होता है। इंटरप्रीटर और कंपाइलर में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर आपका पूरा जो प्रोग्राम है उसे एक बार में कन्वर्ट कर देता है, वेरएस इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, और इसीलिए आज के टाइम में हम जैसे आप सी की जब प्रोग्रामिंग करते होंगे तो वो सारे के सारे कंपाइलर ही होते हैं। इंटरप्रेटर का समय चला गया, वो असेंबली लैंग्वेजेस में हुआ करता था। क्वेश्चन 34 बहुत ही सरल प्रश्न है। ये कह रहा है कि अगर आपको प्रिंट करने 5 पेज में से शुरुआत के 1 से 3 ही पेज प्रिंट करने हैं तो आप इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो आप 1-3 का प्रयोग करेंगे प्रिंट में, कस्टम में जाके। कस्टम में वो पूछता है कि आपको कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, तो 1 2 3 लिखेंगे तो 1 से लेकर 3 तक सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। चित्रों के आरेख में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न टूल डैश में शामिल होते हैं। तो देखिए, टूल बॉक्स एक ऑप्शन होता है जैसे कि आप जो फोटो है उसके वेरियस टूल्स मिल जाते हैं जैसे कि आप फोटोज में या पिक्चर्स में एडिटिंग कर सके। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 36, डैश मेन्यू में विशिष्ट ऑपरेशन की सूची होती है जिन्हें आप कर सकते हैं। तो पुल डाउन ऑप्शन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे होम रहता है, व्यू रहता है और एडिट रहता है। तो इसमें जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वेरियस और मेन्यूज आ जाता है। इसी तरह आप जैसे ही इस ऑप्शन पे जाते हैं आप वेरियस और मेन्यूज मिलते हैं। इसमें भी ऐसे ही वेरियस और मेन्यू मिलता है। तो ये जो मेन्यू मिले इसी को आप पुल डाउन मेन्यू कहते हैं। जैसे ही आप इस पे हावर कर रहे हैं या जैसे ही आप इस पे क्लिक करें तो आपको बाकी फर्दर जो इसके ऑप्शन है वो मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 37 कह रहा है, कैश मेमोरी चिप एक डैश मेमोरी चिप है। स्टैटिक मेमोरी चिप है जो कि बहुत फास्ट होती है और सीपीयू के बहुत करीब होती है। तो इसीलिए बहुत सारा जो मतलब इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर होता है जैसे कि कंप्यूटर इजीली से फेच कर सके, जो रिपीटेडली यूज हो रहा है, मतलब रैम से भी पहले। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। अब अगर हम पूरे रैम की जगह पूरे कैश मेमोरी से रैम बना सकते हैं लेकिन उस तरह वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। इसीलिए हम कैश मेमोरी जैसे 8 MB 10 MB इतने छोटे अमाउंट का कैश मेमोरी रखते हैं और रैम थोड़ा सा जो चीपर वर्जन है उसे रखते हैं। यही चीज़ SSD और HDD में है। SSD जो होती है वो आपकी फास्टेस्ट स्टोरेज होती है स्टोरेज के लिए, और HDD थोड़ी स्लो होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 38 कह रहा है, ईमेल सिस्टम डैश मॉडल पर आधारित होता है। तो ईमेल सिस्टम जो होता है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड पे आधारित होता है। होता क्या है, मेल जो आपका क्लाइंट होता है, फिर मेल सर्वर जो होता है, मेल सर्वर में मेल आए रहते हैं लेकिन जब तक आपका ईमेल क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट नहीं करता वो आते नहीं मेल। जैसे ही ईमेल क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो ये पहले तो अपने अंदर स्टोर करके रखता है और जो मेल नया है उसे वो हमारे पास फॉरवर्ड कर देता है। इसीलिए स्टोर एंड फॉरवर्ड इसका मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 39 कह रहा है, ईमेल एड्रेस को संग्रहित और पुनर्प्राप्त करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मेल क्लाइंट में हमारे पास एड्रेस बुक होते हैं। कभी भी आपने कभी किसी को मेल किया होगा तो आप जब दूसरी बार उसी सेम पर्सन को मेल करने जाएंगे तो आप जैसे पहला या दूसरा अल्फाबेट लिखते ही आपको वो पूरा मेल एड्रेस मिल जाएगा। तो ये एड्रेस बुक में स्टोर होता चला जाता है, इसीलिए हमें बार बार ईमेल आईडी पूरी लिखनी नहीं पड़ती। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2। और एड्रेस बुक में आप सारी मेल आईडी एक बार डाल देंगे और जैसे आपको करीब 100-200 लोगों को एक साथ मेल करना है तो एड्रेस बुक में डाला जाता है और उसके बाद सीधे सीधे वहाँ से फैच फ्रॉम एड्रेस बुक करके आप जब मेल करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर मेल है वो उन सारे लोगों को चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 48 कह रहा है, आप पर अपने मेल में अटैचमेंट के रूप में डैश भी भेज सकते हैं।
तो फ्लॉपी तो नहीं भेज सकते, पेन ड्राइव नहीं भेज सकते, कॉम्पैक्ट डिस्क भी नहीं भेज सकते। हम भेज सकते हैं कोई ना कोई तरह की फाइल, फाइल भेज सकते हैं आप, ऑडियो भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें भेजी जा सकती है, लेकिन ये फिजिकल चीज़ें नहीं भेज सकते। जो फिजिकली प्रेजेंट है उसको तो आपको हाथ से ही ले जाके देना होगा। क्वेश्चन 41, ये कह रहा है डैश इज एन एरिया दैट कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टेम्परेली स्टोर द कॉपी डेटा। तो ये आपके फ़ोन में भी होता है, क्लिपबोर्ड एक ऑप्शन होता है, जैसे कि लेट सपोज आपने कुछ कॉपी किया, कहीं से भी कॉपी किया, तो वो कहीं ना कहीं टेम्परेली रुका रहता है, स्टोर्ड रहता है, उसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। और जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो वही क्लिपबोर्ड से उठा के वैल्यू को उधर पे पेस्ट कर देता है। ये आपने कभी अपने फ़ोन में भी देखा होगा, जब भी आप कुछ डाटा कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में स्टेव होता है, और उसके बाद जैसे ही पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से चला जाता है। आप कई बार ये भी देख सकते हैं, डाटा इन क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के डेटा में आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे आपने पिछली कौन कौन सी चीज़ों को कॉपी किया था, वो सारी की सारी स्टोर रहती है कुछ देर तक के लिए, जब तक कि आपका नया डाटा पुराने वाले को रिप्लेस ना कर दे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 42, एक वर्ड प्रोसेसर आपके पूरे डॉक्यूमेंट को बिना डैश किसी डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने की सुविधा देता है। तो देखिए फिर से टाइप किया, जैसे आपने वर्ड में एक्सेल में एक सॉफ्ट कॉपी बना ली और आपको उसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो आप चेंजेस मतलब पुराने वाले डाटा में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके वापस से उसे बना सकते हैं। वैरेज अगर कोई आपको एक हार्ड कॉपी दे और उसमें काट के ये चेंजेस करने को कहे, तो आपको फिर से वो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, अगर वो आपके पास किसी सॉफ्ट कॉपी में नहीं। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आपका जो ये वर्ड का जो फाइल है वो जो स्टोर रहती है कंप्यूटर सिस्टम में, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और उसी का जो प्रिंटेड पार्ट रहता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो इसीलिए वर्ड प्रोसेसर की वजह से हमें बार बार एक चीज़ को लिखनी नहीं पड़ती, एक बार लिख के उसी में थोड़े थोड़े एडिट करके हम उसे निकाल सकते हैं। पुराने समय में टाइपराइटर हुआ करते थे, तो उसमें ये सुविधा नहीं होती थी, उसमें एक बार आपने टाइप कर दिया तो आपको अगर गलतियां हो गई तो फिर से शुरुआत से टाइप करना होता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 43 कह रहा है 1 गीगाबाइट, जैसे कि हम जीबी भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें 1024 MB होते हैं। आपको पता होगा 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1 KB में 1024 बाइट्स, और 1 बाइट में 8 बिट्स, और 1 निबल ये भी कई बार आ जाता है, इसमें 4 बिट्स होता है। तो इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। वैसे ये इससे भी ऊपर जाता है, 1 GB के बाद एक टीबी भी होता है, जिसमें कि 1024 GB होता है। आजकल अगर आप नए कंप्यूटर्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी रेलिवेंट लगेगी, 1 TB तक डाटा काफ़ी कॉमन हो गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका आंसर था। क्वेश्चन 44, किसी चित्र के एक विशेष भाग को जूम करने के लिए डैश टूल का उपयोग किया जाता है। ये चित्र के लिए नहीं, आप कंप्यूटर सिस्टम में कहीं भी कुछ जूम करके देखना चाहते हैं, अगर आपकी आँख कमजोर है तो हमें एक ईज ऑफ एक्सेस में एक मैग्नीफायर नाम का एक टूल दिया जाता है, जिससे कि आप कुछ भी जूम करके देख सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड। अभी पूछ रहा है एलसीडी का पूर्ण होता है, ये होता है लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पुराने टाइम में ये यूज होता था, इसमें जैसे कि आजकल आपके फ़ोन में देखेंगे एक आईपीएस डिस्प्ले होता है, जिसे कि हम एलसीडी ही कहते हैं, और एक होता है एलईडी, जिसे कि आप एमोलेड कहते हैं। एलसीडी और आईपीएस डिस्प्ले में होता क्या है कि जो आपके ब्लैक्स होंगे वो ट्रू ब्लैक नहीं होंगे, उसमें क्या है फिर भी आपको लाइट जलती हुई सी नजर आएगी। वेरएज़ जो एलईडी होता है, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं इसे, इसमें होता क्या है कि जितनी एरिया पे लाइट की आवश्यकता होती है उतनी ही लाइट जलती है और बाकी जगह लाइट ऑफ रहती है, तो आपको ट्रू ब्लैक्स दिखाई देते हैं। तो ये अंतर होता है एलईडी में और एलसीडी में। एलईडी जो थी वो ज़्यादा कंज्यूम करती थी पावर को, एलईडी जो है कम पावर कंज्यूम करती है, और इसकी एलईडी की पिक्चर जो है पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा सुपीरियर होती है एज कम्पेयर टू एलसीडी। तो ये ओल्ड मेथड, ओल्ड टाइप का डिस्प्ले था, आजकल एलईडी डिस्प्ले ही आते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 46 कह रहा है, ये देखिए इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, द सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूटेड विद द एड ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम कॉल्ड इंटरप्रीटर। एक समय पे सिर्फ एक को ही कन्वर्ट कर रहा है। वैसे देखिए इसमें ऑप्शंस भी कितने दूर दूर है, कम्युनिकेशन, बूटिंग और प्रेजेंटेशन। यहाँ पे अगर कंपाइलर दिया होता तब जाके तो एक बार आप कंफ्यूज भी होते हैं, यहाँ तो कंफ्यूजन का कोई वैसे भी मुद्दा ही नहीं है, एक ही तो दे ही रखा है, कन्वर्टिंग प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है हमारा। इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है जीरोस और वन के फॉर्म। क्वेश्चन 47 कह रहा है इनपुट लाइन को डैश भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट लाइन को फॉर्मूला बार लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक सेल बताया था, जैसे ए बी सी मैंने कर लिया, यहाँ पे 1 2 3 कर लिया लेट सपोज। तो यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू डालते हैं 3, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बार भी है ऊपर में, यहाँ पे भी ऐसे B3 आ जाता है अपने आप, जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं B3।
या जैसे ही अगर आप यहाँ कुछ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस वाले सेक्शन में लिखता चला जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला बार हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस जो ऊपर का जो फंक्शन है नीचे, इसका क्या आएगा आउटपुट। तो देखिए जब एंड होता है तो सारे के सारे को ट्रू प्रूव होने पे ही ट्रू आता है। ट्रू माने वन या कोई और वैल्यू, और फॉल्स माने जीरो। तो देखते हैं क्या 10 3 13 से बड़ा है, बड़ा है जी, सही है ये। 14 12 से बड़ा है, सही है ये भी। और 7 6 से बड़ा है, ये भी सही है। तो इसीलिए हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। इनमें से कोई एक भी गलत होता तो ये फॉल्स आता। और अगर यहाँ पे एंड की जगह और लिखा होता और कोई एक भी करेक्ट होता, मतलब इन तीनों में से कोई एक भी करेक्ट होता, तो आंसर ट्रू पे चला जाता। तो आपको इफ सॉरी एंड और नॉट, इन तीनों गेट्स और इनके यूज के बारे में पढ़ लेना चाहिए। नॉट क्या करता है, जो आउटपुट जो वन आ रहा है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देता है, और जो जीरो आ रहा है उसको वन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आउटपुट को रिवर्स कर देता है। दैट्स इट। क्वेश्चन 49, पहली स्लाइड को डैश स्लाइड कहा जाता है। मतलब आप जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जो सबसे पहली स्लाइड होती है उसे हम टाइटल स्लाइड कहते हैं, जिसपे कि आप बताते हैं कि आपका ये प्रेजेंटेशन किस बारे में, क्या बताने वाले हैं आप इस पूरे प्रेजेंटेशन में। जैसे कि आपकी कॉपी होती है तो सबसे पहले आप लेबल लगाते हैं ना कि क्या है ये, इस कॉपी में आप लिखने क्या वाले हैं, आपका नाम क्या है, वैसे ही टाइटल स्लाइड। और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, दो तरह के मेल प्रोटोकॉल होते हैं। मेल प्रोटोकॉल, एक होता है पीओपी जिसे कि आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं, जीमेल के द्वारा इसे यूज किया जाता है। और एक होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन दो तरह के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है मेल को भेजने में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो हमने इस पेपर के यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के कंप्यूटर के पार्ट को पूरा कर लिया है। पार्ट फर्स्ट इसी वीडियो का, जिसमें कि मैंने 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किए क्वेश्चंस, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे खुद का जो यूपीपीसीएल का पेपर था जो मैंने दिया था लास्ट ईयर, मतलब 2018 में जो पेपर मैंने जो दिया था, वो आपको उसका भी लिंक पार्ट बाय पार्ट सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस साल जो एआरओ का मेरा पेपर हुआ था उसके वीडियोस भी पार्ट बाय पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, नीचे पीडीएफ के लिंक भी होंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पीडीएफ को खुद सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई भी इस वीडियो में डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। किसी फ्रेंड के लिए आप ये वीडियो रिलेटिव है आपके, मतलब वो की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।